उसके बाद में आपका ये जो एल नोट है ये आपका हो गया इनिशियल बीओडी या फिर अल्टीमेट बीओडी। देन फिर हम बात करें तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका बीओडी का वैल्यू है वो होता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। फिर इधर की साइड होता है आपका टाइम, ठीक है, टाइम के साथ में कैसे बीओडी आपका वेरी कर रहा है, तो ये टाइम के साथ में आपका बीओडी कम होता जाता है। ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये फॉल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर टी टाइम पर आपका बीओडी का कंसंट्रेशन दिया जाता है, ठीक है, टी, ठीक है, एल टी, इसको एल टी बोलते हैं, ठीक है, बीओडी का कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ टी। अब जो बीओडी का रेट कांस्टेंट होता है, देखिए जो बीओडी है इसका एक और फॉर्मूला होता है, बीओडी एट द टाइम ऑफ टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला रट लेना, ठीक है, ज़्यादा इसमें डेरिवेशन में मत जाना, इसलिए डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्टली आप कर पाओ। अब इसमें क्या है, जो आपका एल नोट है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपका बीओडी का, फिर बाद में हम आगे बात करें तो 1 माइनस 10, ठीक है, ये 10 से मल्टीप्लाई होता है इसका कंसंट्रेशन। देन इसका नेगेटिव में पावर होगा के और टी, ठीक है, के आपका कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट, जिसको हम के को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया आपका के, ठीक है, टाइम हो गया आपका टी, ठीक है, और एल नोट आपका इनिशियल बीओडी या फिर अल्टीमेट बीओडी का कंसंट्रेशन। अगर आपको बीओडी एट टाइम टी पर निकालना हो, यहाँ पर बीओडी का बीओडी एट द टी, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क, ये कैसे निकलेगा, ये आपका इस फॉर्मूले से निकल गएगा, तो ध्यान रखना। और फिर हम बात करें तो ये के है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बात करें तो ये रहा आपका बीओडी का फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसमें क्या होता है, एल होता है आपका अल्टीमेट बीओडी और के आपका डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट और टी आपका टाइम से। अब सॉरी, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है बीओडी पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इक्वेशन होती है आपके एक वेंट ऑफ आरेनियस इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आपका जो के टी है, ठीक है, जो रेट कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ टी यहाँ पर निकालते हैं तो के 20 लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है फॉर बीओडी कैलकुलेशन या मेजरमेंट। फिर एक ये आपका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, कोफिशिएंट है 1.047, याद रखना प्लीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको जो बीओडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें से 20 माइनस कर देते हैं। कैसे लिखोगे ये, के टी इक्वल टू के 20, ठीक है, 1.047, देन टी माइनस इसका पावर है, याद रखना आप, इसके मल्टीप्लाई में नहीं, टी माइनस 20, ये आपका वैल्यू है, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट बीओडी पर इस फॉर्मूले से शो। फिर हम बात करें तो कुछ फैक्ट्स हैं बीओडी के बारे में। बीओडी 5 जो आपका 5 डेज़ का वैल्यू होता है बीओडी का, ये आपका अल्टीमेट बीओडी होता है, उसका 2/3 होता है लगभग ना, कह सकते हो 60% के आसपास वैल्यू होती है। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि कौन सा बीओडी ज़्यादा है, ठीक है। जो अल्टीमेट बीओडी होता है वो आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, कितना ज़्यादा होता है, वो आपका 3/2 मल्टीप्लाई विद द बीओडी 5, ठीक है। बीओडी 5 का अगर तुम लगभग आप कह सकते हो 1.5 गुना आपका बीओडी अल्टीमेट होता है। फिर हम आगे बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर का जो बीओडी होता है वो आपका 0 होना चाहिए, शुड बी 0, ठीक है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और होता भी 0 ही होता है अगर वो पानी पीने लायक है, नहीं तो वो नहीं है, ठीक है। अगर उसका बीओडी अगर ज़्यादा है या फिर थोड़ा भी है तो वो पीने लायक पानी नहीं है। फिर अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, उसका हाईएस्ट होता है बीओडी, ठीक है, अनट्रीटेड होता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, उसका सबसे ज़्यादा होता है। फिर बाद में अगेन आपका एक पैरामीटर और सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी भी हमने पहले वाली क्लास में एक बात की थी। इसमें क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक, ठीक है, यूजिंग केमिकल। केमिकल कौन कौन से, एक तो आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड H2SO4, ये 2 केमिकल यूज किए जाते हैं इसमें। फिर इसीलिए इसको डाइक्रोमेट डिमांड भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना, ठीक है, डाइक्रोमेट डिमांड, यही आपका सीओडी होता है। फिर देन हम आगे बात करें तो जो आपका सीओडी है, सीओडी mg/लीटर, ठीक है, इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है बेसिक सा, ठीक है, 1 माइनस मतलब a माइनस बी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप
फेरस +2 मल्टीप्लाई विद द 8000 अपॉन में आपका ml सैंपल का कंसंट्रेशन। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है। ए होता है आपका ml में कंसंट्रेशन किसका, जो फेरस अमोनियम सल्फेट हमने यूज़ किया था केमिकल, ठीक है, यूज्ड इन बेक टाइट्रेशन। जब टाइट्रेशन किया जाता है, बेक टाइट्रेशन ऑफ द ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक सैंपल होता है, उसमें जो जितना आपका एफएस कंज्यूम होता है, ठीक है, ब्लैंक सैंपल के टाइट्रेशन में, वो होता है वैल्यू ए का। देन बी होता है जो आपका सेम ही यही ml एफएस यूज्ड इन द बेक टाइट्रेशन ऑफ सैंपल, ठीक है। ऊपर तो ब्लैंक के लिए होता है और आपका बी होता है जो सैंपल के लिए होता है। तो ये याद रखना आप। ये रहा आपका COD का बेसिक फॉर्मूला, और इसमें ये आपका होता है फेरस आयन, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इसकी कंसिडर की जाती है इसमें, ठीक है, फेरस आयन की, और ये 8000 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो भी सैंपल का वॉल्यूम होगा वो आपका नीचे लिया जाता है इसमें। अब की पॉइंट्स क्या है कि COD की वैल्यू ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। ध्यान रखना हमेशा COD हमेशा BOD से ज़्यादा होगा। और COD टेस्ट कंप्लीट हो जाता है आपका 3 आवर के आसपास, ठीक है, वो विद इन आवर्स खत्म हो जाता है। और इसका यूज तब किया जाता है जब आपका BOD टेस्ट है काफ़ी स्लो, ठीक है। अगर हमने BOD 5 दिन के लिए लगाया था और 8-10 दिनों तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा, इसका ना काफ़ी स्लो हो रहा है प्रोसेस, तो फिर हम COD पर आएंगे, ठीक है। उस सैंपल को फिर हम केमिकली ट्रीटेड करके उसका COD का कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम आगे बात करें तो एक और पैरामीटर आपका ऑक्सीजन डिमांड का, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो मैक्सिमम जितना भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, उस वेस्ट वाटर में प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना भी ऑक्सीजन चाहिए होगा वो आपका थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये थ्योरेटिकली होता है, ठीक है, जनरली। फिर ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसके बाद में आपका BOD होता है, ठीक है। अब BOD में भी आपका जो BOD अल्टीमेट होता है, जैसे हमने बात करी थी, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। देन फिर BOD 5 आपका कम होता है, सबसे कम। तो ऐसे ये ऑर्डर यहाँ पर अरेंज हो जाएगा, याद रखना आप। सबसे पहले थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन COD, देन BOD अल्टीमेट, देन BOD 5। फिर TOC एक और, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, एक्सप्रेस ऑर्गेनिक मैटर इन द टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट को इससे आपके मेजर किया जाता है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। फिर BOD COD का रेशियो कैसे मेजर करते हैं हम, देखिए। अगर उसका रेशियो अगर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है तो वो आपका सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर होगा वो काफ़ी हाईली बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है। और 0.3 to 0.5 के बीच में है तो मॉडरेटली बायोडिग्रेडेबल होगा, और 0.3 से अगर कम है तो वो पुअरली बायोडिग्रेडेबल होगा। ये याद रखना, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है और आगे भी पूछेगा। फिर BOD अगर COD का रेशियो अगर 0.9 से 1 के आसपास आ रहा है तो वेस्ट वाटर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बायोडिग्रेडेबल, फिर उसका डिग्रेडेशन हो गई होगा, ठीक है। देन हम आगे बात करें तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, ये काफ़ी मतलब नया सा टर्म है, ठीक है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कैसे, कि इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन का कोई एक नंबर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इसमें पीपल्स है, वो आपके कितना लेवल तक का वेस्ट वाटर जनरेट कर रहे हैं, जो कि एक तरह से वो BOD को ही जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कि उस वेस्ट वाटर को क्लीन करने के लिए कितना BOD का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो आपका मेनली कैलकुलेट किया जाता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो टोटल BOD लोड है, ठीक है, kg पर डे के हिसाब से, अगर कोई XYZ पर्सन है वो आपका पूरे दिन में समझ लिए 100 लीटर तक का वेस्ट वाटर जनरेट कर देता है, सारी एक्टिविटीज़ मिला के, ठीक है। तो वो उसका BOD का लोड कितना होगा 100 लीटर में, ठीक है, वो आपका मेजर करते हैं किलो पर डे। देन उसको एक मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडिंग फैक्टर होता है 0.08, ठीक है, उससे डिवाइड करते हैं, उससे आपका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकल कर जाता है। फॉर्मूला याद रखना, अगर बाई चांस पूछें तो ध्यान रखना। और एक पर्सन का जो एवरेज होता है, ठीक है, BOD का लोड कितना होता है, लगभग 80 ग्राम के आसपास होता है, 80 ग्राम BOD पर डे, ठीक है, ये बात है। देन फिर हम बात करें आगे तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ये क्या होती है। रिलेटिव स्टेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो सैंपल में जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो डायरेक्टली मतलब कंज्यूम होकर बाद में स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो BOD जो रिमूव हो जाती है, ठीक है, अपॉन में टोटल BOD, और उसको मल्टीप्लाई विद द 100, ठीक है, एक परसेंटेज टर्म होता है,
ध्यान रखना, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है कि कितना जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो रिमूव हुआ अपॉन में आपका टोटल BOD। ठीक है, ध्यान रखना आप, रिलेटिव स्टेबिलिटी ये होती है। और अगर जितना भी DO अवेलेबल है वेस्ट वाटर में, ठीक है, वही आपका इक्वल होता है आपके जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए। ठीक है, फॉर द BOD कैलकुलेशन या फिर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करने के लिए रिलेटिव स्टेबिलिटी उसकी 100% होगी। अगर जितना DO अवेलेबल है और उतनी अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड दोनों बराबर हैं तो उसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो 100% होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज का डिस्पोजल किस किस मेथड से होता है? बाय द डाइल्यूशन ऑन द लैंड। ठीक है, डाइल्यूशन ऑन लैंड मेथड है। डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है? डिस्चार्ज इनटू रिवर, लेक, सी। ठीक है, डायरेक्टली आप डंप कर देते हो, ठीक है, सीवेज को। और इसका डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर। तो इसमें CS ये होता है आपका सीवेज का कंसंट्रेशन, CR होता है आपका रिवर का कंसंट्रेशन या फिर कोई भी रिवर स्ट्रीम का, और Q और QS और QR होते हैं आपके डिस्चार्ज। ठीक है, ये आपके कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, वेस्ट वाटर मटेरियल, और ये आपका डिस्चार्ज का कंसंट्रेशन होता है जिसका डिस्चार्ज ऑफ, ठीक है, सीवेज और डिस्चार्ज ऑफ रिवर, इन दोनों का इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के और अपॉन में आपका डिस्चार्ज का एडिशन ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना। और यही फॉर्मूला आपके एप्लीकेबल होता है BOD, COD, ठीक है, DO सब के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। और इससे आपके न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं, ईजी है, नॉर्मली हो जाएगा। अब रॉयल कमीशन एक स्टैंडर्ड एक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या डाइल्यूशन फैक्टर को लेकर कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है कि अगर कोई वेस्ट वाटर है उसका डाइल्यूशन फैक्टर अगर 5000 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, अगर इतना आ रहा है अगर उसका डाइल्यूशन फैक्टर, तो उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उस वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फिर 300 से 500 के बीच में आ रहा है तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लो, चलेगा। देन 150 से 300 के बीच में आ रहा है तो सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा और स्क्रीनिंग की प्रोसेस है उसको गुजारना पड़ेगा। और अगर 150 से भी अगर कम आ रहा है उसका वैल्यू तो उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के ट्रीटमेंट आपको देने पड़ेंगे। देन फिर उस वेस्ट वाटर को आप रिलीज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका इसके 4 पैरामीटर, याद रखना। फिर लैंड पर डिस्पोजल कैसे करते हैं? तो लैंड पर डिस्पोजल करोगे सीवेज का तो टॉप सॉइल रिटेन कर लेती है सॉलिड्स को, डिजोल्व सॉलिड हैं वो परकोलेट हो जाते हैं सॉइल में, और एरोबिक इन ड्राई सॉइल। ठीक है, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, बट ड्राई सॉइल में आपका धीरे धीरे क्या होगा, वो सॉलिड का कंसंट्रेशन वो सॉइल पर आपका जमा होता जाएगा, तो उसकी वजह से क्लोगिंग हो जाएगी, क्लोगिंग, और जो सॉइल के पोर्स हैं वो आपके बंद हो जाएंगे। फिर जैसे ये देखिए एनारोबिक इन वाटर लॉक्ड सॉइल। ठीक है, अगर तुम सीवेज डंप किए जा रहे हो तो उसमें जो वाटर का सेचुरेशन आ जाएगा एक लेवल पर, ठीक है, सॉइल पूरी एकदम वाटर लॉक्ड सिचुएशन में आ जाएगी। ठीक है, उसमें फिर वो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो भी नहीं रहेगा, फिर उसकी वजह से आपका एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन आपका एब्सेंट हो जाएगा बिल्कुल ही, जिसकी वजह से जो सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं वो भी, जो कि एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनकी डेथ होना चालू हो जाएगी। उसकी वजह से सॉइल का क्वालिटी भी ख़राब होता है। तो ये काफ़ी मतलब कंसर्निंग इशू है, कि कई बार कर देते हैं लोग खेतों में ही सीवेज को डायरेक्टली रिलीज़ कर देते हैं, तो उसकी वजह से होता है ऐसा। फिर इसमें कुछ और है, जैसे अगर इसका इलाज क्या है कि सीवेज अगर आपने डंप कर दिया तो उसमें अगर आप सॉइल को ओपन अप कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो वापस एयर से, ठीक है, उसको अलट पलट के एरिएशन की प्रोसेस के थ्रू गुजार रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर लेती है सॉइल। फिर सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर का सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैसा होता है? अलग अलग मैकेनिज्म है, डाइल्यूशन के थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन, ऑल दीज आर प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड इनटू द सेल्फ प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ रिवर। देन फैक्टर अफेक्ट करते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन को, कौन कौन से? ये फैक्टर कौन कौन से? देखिए, टेम्परेचर है बहुत इंपॉर्टेंट, टर्बुलेंस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिवर का। ऑर्गेनिक मैटर का टाइप कौन सा है? देन रिवर का वेलोसिटी क्या है? रिवर का वेलोसिटी। देन रेडिएशन या री एरिएशन रेट, ठीक है, रेडिएशन नहीं, री एरिएशन रेट, ठीक है, रिवर का वेलोसिटी कैसा है, किस फ्लो से रिवर जा रही है, ठीक है, और उस रिवर में आपका एरिएशन का प्रोसेस कैसा हो रहा है, रेट कौन सा है, किस लेवल पर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके सेल्फ प्यूरिफिकेशन में। देन अगर हम आगे बात करें
तो इसके बारे में भी मैंने अलग से एक छोटी क्लास ली थी 10 मिनट के आसपास, जोन ऑफ रिवर पोल्यूशन। ठीक है, कौन कौन से जोन थे? 4 जोन थे। एक डिग्रेडेशन जोन था, इसे याद कर लो, DARC। ठीक है, सिंपल डिग्रेडेशन जोन, एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन, रिकवरी जोन और क्लीन वाटर या क्लियर वाटर जोन। डिग्रेडेशन जोन में क्या होता है? DO धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, 40% तक आपका रह जाता है। देन फिर एक्टिव डिकम्पोजिशन है, उसमें DO ऑलमोस्ट आपका 0 हो जाता है। जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो धीरे धीरे मरना चालू हो जाती है। फिर रिकवरी जोन में धीरे धीरे क्या होता है? DO का कंसनट्रेशन हौले हौले बढ़ता है। ठीक है, रिवर थोड़ा रिकवर मोड में आना शुरू होती है। देन फिर धीरे धीरे वो क्लीन वाटर को अचीव कर लेती है और DO रिचेस एट सेचुरेशन। ठीक है, सेचुरेशन DO लेवल पहुंच जाता है क्लीन वाटर जोन में। फिर ऑक्सीजन डेफिसिट। ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं? कि जो सेचुरेशन DO है उसमें से आपका जो एक्चुअल DO का कंसनट्रेशन है उसको माइनस कर दो, आपका ऑक्सीजन डेफिसिट आ जाएगा। देन हम आगे बात करें तो लेक्स और यूट्रिफिकेशन, ये भी काफ़ी जनरल टॉपिक है और इससे भी एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है आपका एग्जाम में। तो इसमें एक टॉपिक आता है आपका लेक स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है? लेक एक वाटर बॉडी है। ठीक है, उसमें वाटर हमको दिखता नहीं, बट एक लेवल पर आके वो लेयर्स में अरेंज होता है। ठीक है, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसी अकॉर्डिंग उस लेयर वाइज चेंज होती रहती है। मेनली आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही कह सकते हो आप, जो कि टेम्परेचर बेसिस पर हम मेजर करते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन ये लेक में पाया जाता है। काफ़ी एक्वेटिक बॉडीज़ में देखने को मिलता है, ओशन में भी मिलता है, लेक्स में भी मिलता है, रिवर में भी देखने को मिलता है। अब इसकी 3 कंडीशन होती है। एपिलिमिनियन कंडीशन है, ठीक है, वार्म होती है, ऑक्सीजन रिच कंडीशन होती है इसमें। ठीक है, जैसे अगर ये कोई लेक है, वाटर बॉडी है, ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक तो होता है आपका एपिलिमिनियन। ठीक है, ऑक्सीजन रिच कंडीशन होता है, वार्म होता है, ऑक्सीजन रिच होता है। क्यों वार्म किस लिए होता है? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है बाहर के सरफेस वाटर को। देन हम नीचे जाते हैं तो धीरे धीरे आपका टेम्परेचर एकदम शार्पली डिप करता है। ठीक है, जिसको हम मेटालिमिनियन बोलते हैं। मेटालिमिनियन लेयर होती है जो थर्मोक्लाइन भी होती है। थर्मोक्लाइन शार्प टेम्परेचर ग्रेडियंट इसमें आता है। ठीक है, फिर हाइपोलिमिनियन कोल्ड होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है आपकी, और ये आपका कोल्ड होता है। ये इसको आप उससे रिलेट मत कर लेना कि जहाँ DO है तो DO अगर आपका टेम्परेचर कम हुआ तो DO की कंसनट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वाटर बॉडी में उल्टा चीज़ है। देखिए, वाटर बॉडी की डेप्थ में क्या होगा? बेंथिक जोन या फिर कह सकते हो आप बेसल जोन होता है कोई भी ओशन का, तो उसमें जो आपका ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है डेप्थ में कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर आपका होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है, उसको इस कंसेप्ट को, DO वाले कंसेप्ट को इससे प्लीज़ मिसमैच मत कर लेना, ध्यान रखना। फिर बायोलॉजिकल जोन के अकॉर्डिंग यूफोटिक, लिटोरल और बेंथिक जोन है। जैसे ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? सबसे पहले यहाँ पर जो किनारे के पास एज वाला जोन होता है वो होता है आपका लिटोरल जोन। ठीक है, लिटोरल जोन होता है। देन जो बीच वाला जोन होता है वो आपका लिमेंटिक जोन होता है। लिमेंटिक जोन लेक्स में होता है मेनली। फिर इसको यूफोटिक जोन भी कहते हैं, यूफोटिक जोन, क्योंकि इसमें आपका सनलाइट डायरेक्टली आ रहा है। देन उसके नीचे होता है आपका एफोटिक जोन, कह सकते हो आप, एफोटिक जोन। फिर सबसे नीचे होता है आपका बेंथिक जोन। बेंथिक जोन बॉटम सेडिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सनलाइट जोन कहते हैं आपके यूफोटिक जोन को। तो ये बातें, और लेक्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं हम? लिम्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बात है। फिर आगे चलते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स की प्रोडक्टिविटी 4 टाइप की होती है। ठीक है, ओलिगोट्रोफिक, मेसोट्रोफिक, यूट्रोफिक और सेनिसेंट। अब ओलिगोट्रोफिक लो प्रोडक्टिविटी होती है, मेसोट्रोफिक मीडियम होती है, यूट्रोफिक में सबसे ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी, जिसमें आपका जो ये न्यूट्रेंट हो गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम की कंसनट्रेशन आपकी राइज कर जाएगी ड्यू टू द फर्टिलाइजर। ठीक है, एग्रीकल्चर रन ऑफ, इनकी वजह से आपका यूट्रोफिकेशन का कंडीशन डेवलप होता है वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, पॉन्ड्स हुए या लेक्स हुए, कोई भी छोटे जो भी रिजर्वायर्स होते हैं उनमें यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू वो आपने देखा होगा एल्गल ब्लूम्स जनरेट होते हैं। एल्गल ब्लूम्स याद रखना, काफ़ी जनरल एनवायरनमेंट का टॉपिक है, पूछता है। ठीक, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। फिर सेनिसेंट सबसे लास्ट मार्शी कंडीशन डेवलप हो जाती है, ओल्ड लेक वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, बिल्कुल डेड मैनर में आपका लेक में, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचता, ना तो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर पाती है, पूरा एकदम ग्रीनिश हो जाता है वो।
फिर यूट्रोफिकेशन अलग से आपके दे रखा, देखिए न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम भी इसमें शामिल कर लो। फिर एक्सेसिव अलग ग्रोथ होता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, ठीक है, DO कंसनट्रेशन एकदम डिप कर जाता है, अल्टीमेटली 0 के आसपास सारी फिशेज हैं वो मर जाती हैं। फिर हम आगे बात करें तो सीवेज फार्मिंग और सिकनेस ऑफ लैंड, ये काफ़ी नया टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए सीवेज का फार्मिंग और सिकनेस ऑफ लैंड। सीवेज सिकनेस क्या होता है, जो कंटिन्यूस सीवेज का एप्लीकेशन है इसमें आता है, ठीक है। अब सॉइल के जो पोर्स होते हैं वो क्लोग हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी सॉइल है या लैंड है उस पर अगर आप कंटिन्यूसली सीवेज को डंप कर रहे हो तो उसमें सॉइल के पोर्स होंगे, वो सॉलिड मटेरियल की उनकी वजह से ओवर द टाइम वो क्लोग कर देंगे और एनर्बिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो H2S है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फॉर्मेशन होगा और ओडोर प्रॉब्लम आपके सॉइल में देखने को मिलेगी। इसको रोक कैसे सकते हैं, क्रॉप का रोटेशन करो, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगो, फिर प्लॉगिंग के थ्रू, ठीक है, जोतन, हिंदी में बोलते हैं इसको जोतना, ठीक है, प्लगिंग करो, ठीक है, जिसमें आपके जो सॉइल होती है उसको खोद के, या फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीनरी होती है एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, शायद आपको पता होगा, हल ही कहते हैं उनको, ठीक है, हल तो पहले थे बट आजकल अलग टाइप के आते हैं मशीनरी टाइप में। फिर कंट्रोल एप्लीकेशन, ठीक है, इसका यूज कंट्रोल वे में करना चाहिए। कंटिन्यूसली अगर सीवेज आप डंप करोगे तो उसमें आपके सॉइल का कंडीशन ख़राब होगा। फिर सीवेज फार्मिंग, ये एक और अलग मस्ट टर्म है, ठीक है, बाई चांस अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने कवर कर लिया था इसको। सीवेज फार्मिंग क्या होता है, ये एक टाइप का मेथड होता है जिसमें आपका डिस्पोजिंग ट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज ऑन द लैंड, ठीक है, या तो ट्रीटेड होता है या पार्शियली ट्रीटेड होता है, उसको लैंड पर डंप कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ इरीगेटिंग क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स को इरीगेशन के लिए उसको डाल दिया, या यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सीवेज, ठीक है, सीवेज में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा उसको यूटिलाइज करने के लिए, या अचीविंग नेचुरल प्यूरिफिकेशन ऑफ द वेस्ट वाटर, कि नेचुरली अगर वो वेस्ट वाटर है वो सॉइल के थ्रू, पोर्स के थ्रू पास करेगा तो अपने आप ही वो पानी साफ़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी ट्रीट हो तो क्या जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका लैंड एप्लीकेशन ऑफ सीवेज, इसको क्या बोलते हैं, लैंड एप्लीकेशन ऑफ सीवेज, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन हम आगे बात करें तो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये कैसे होता है, देखिए इसमें दो टाइप के डीकम्पोजिशन होता है, एक होता है आपका एरोबिक, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक, एक होता है आपका एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, सिंपल, थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, फास्ट होता है, एरोबिक आपका फास्ट होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, स्मेल की प्रॉब्लम नहीं होती, स्टेबल होता है, स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होता है, आपका CO2 बनता है और एसिड फॉर्म, ठीक है, एसिड फॉर्म होते हैं। देन एनारोबिक डिकम्पोजिशन में इसमें नाइट्रोजन भी बनता है, जो स्टेबल गैसेज होती हैं वो बनती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, स्लो रिएक्शन होगी, प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, ठीक है, H2S, जो कि लाता है आपका ओडोर, ठीक है, ये रहा H2S, ओडोर प्रॉब्लम कॉज करेगा। मीथेन आपका लाता है आपका एक्सप्लोजिव नेचर इन द वेस्ट वाटर, ठीक है, एक्सप्लोजिव टेंडेंसी कॉज बाय द मीथेन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बातें थी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। फिर हम बात करें तो एक और है टेबल, मेरे को लगा कि इसको कंसिडर कर लेना चाहिए, क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इससे। तो ये क्या है, जो BIS के स्टैंडर्ड दे रखे हैं, वेस्ट वाटर इन्फ्लुएंट टू बी डिस्चार्ज ऑन द लैंड फॉर इरीगेशन, ठीक है, लैंड पर अगर डिस्चार्ज करते हैं तो इरीगेशन, तो उस वेस्ट वाटर में कौन कौन से पैरामीटर की क्या क्या लिमिट होनी चाहिए, तो आपको ये याद होनी चाहिए, प्लीज़ याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो इसमें BOD5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपका 500 mg के आसपास, ठीक है, 500 mg। pH वैल्यू आपका देखिए एसिडिक टू एल्कलाइन, ठीक है, बीच वाली रेंज है 5.5 to 9 के आसपास। देन TDS आपका 2100 के आसपास होना चाहिए। ऑयल और ग्रीस की कंसनट्रेशन 30 mg के आसपास होना चाहिए। क्लोराइड्स 600 mg के आसपास। देन बोरॉन 2 mg, सल्फेट्स 1000, ठीक है, सल्फेट आपका 1000 के आसपास होना चाहिए। देन परसेंटेज ऑफ द सोडियम विद रिस्पेक्ट टू द टोटल कंटेंट ऑफ द सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम रिडक्टिव मटेरियल्स, कौन से अल्फा एमिटर्स और बीटा एमिटर्स होते हैं, इनका 10 to the power -9, ठीक है, माइक्रो सीमेन पर ml, ये याद रखना आप, ठीक है। ये इसका कंसनट्रेशन है सल्फेट का 60% के आसपास, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द सोडियम विद रिस्पेक्ट टू ना, सोडियम का कंसनट्रेशन 60% के आसपास होना चाहिए। तो ये था लैंड इरीगेशन के ये पैरामीटर्स हैं, और हमने ऊपर भी डिस्कस किए थे पैरामीटर्स, कौन से थे वो, जो कि आपके वेस्ट वाटर के BIS ने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, जो कि इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल लिमिट डिस्चार्ज ऑन द सरफेस वाटर और इनलैंड सरफेस वाटर है। इसमें BOD का आपका 20, 30 और 500 के आसपास
होता है। सॉरी। तो ये रही बात आपके वेस्ट वाटर और सीवेज के पैरामीटर की। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना, और हो सके तो पूरा लेक्चर देखना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।